तो सबसे पहला कारक है अपर्दन का प्रवाहित जल। प्रवाहित जल यानी कि जो बहता हुआ जल है, और प्रवाहित जल का रूप है नदी या सरिता। नदी सबसे ज़्यादा पहाड़ों पर अपर्दन का कार्य करती है, और नदी द्वारा अपर्दन जो होता है वो नदी के ढाल, उसके में जल की मात्रा और उसके वेग पर निर्भर करता है। यानी अगर नदी का ढाल ज़्यादा होगा और उसमें जल की मात्रा ज़्यादा होगी, उसका वेग ज़्यादा होगा, तो अपर्दन तीव्र गति से होता है। इसके विपरीत अगर नदी का ढाल कम होगा, उसमें जल की मात्रा कम होगी और उसका वेग भी कम होगा, तो अपर्दन कम होगा और तब निक्षेपण अधिक होगा। और नदियाँ जो हैं वो पर्वतीय भागों में अधिक अपर्दन करती हैं। यानी नदियों द्वारा अपर्दन का कार्य पहाड़ों में यानी कि पर्वतीय भागों में ज़्यादा होता है। और जब पर्वतों से उतरकर नदियाँ मैदानों में आती हैं तो उनका ढाल कम हो जाता है और उनका वेग कम हो जाता है। तब पर्वतीय मैदानी और डेल्टाई भागों में नदियाँ अपर्दन की बजाय निक्षेपण का कार्य अधिक करती हैं, क्योंकि वहाँ पर वेग और ढाल कम हो जाता है नदियों का। और जब इसके अपर्दन और निक्षेपण से धरातल पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। तो प्रवाहित जल यानी नदी द्वारा किस प्रकार की भू आकृतियाँ बनती हैं? इसमें आकृति बनती है वी आकार की घाटी, विसर्प, डेल्टा और जलप्रपात। ये मुख्यतः नदियों द्वारा बनाई गई धरातल पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ हैं। आइए हम इनके विनिर्माण की प्रक्रिया को बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है वी आकार की घाटी। जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों में बहती है तो वह अपनी तली को काट काट कर क्या करती है? गहरा करती रहती है। यानी तली कटती रहती है और तली गहरी हो जाती है, जिससे एक वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। यानी जो घाटी बनती है उसका आकार अंग्रेजी के वी अक्षर के समान होता है। और जब यही घाटी गहरी और संकरी हो जाए तब इसे क्या कहते हैं? गॉर्ज। यानी अगर वी आकार की घाटी गहरी और संकरी हो जाती है तब यह गॉर्ज कहलाती है। और इस गॉर्ज के जो किनारे होते हैं वो खड़े ढाल वाले होते हैं। और भारत में के हिमालय पर्वत में सिंधु नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हिमालय क्षेत्रों में बहुत ही खूबसूरत गॉर्जों का निर्माण करती हैं। अगले प्रकार की आकृति है जलप्रपात। तो जलप्रपात क्या है कि जब नदियाँ अपने रास्ते पर बहती हैं तो उसके रास्ते में कई प्रकार की चट्टानें आती हैं। कुछ चट्टानें कठोर होती हैं और कुछ चट्टानें मुलायम होती हैं। तो जो मुलायम चट्टानें होती हैं उनमें जल्दी कटाव होता है। यानी मुलायम चट्टानों में अपर्दन की क्रिया तीव्र गति से होती है, जबकि जो कठोर चट्टानें होती हैं उनमें देर से कटाव होता है। यानी उनमें अपर्दन की क्रिया उतनी तीव्र गति से नहीं हो पाती जितनी कि मुलायम चट्टानों में होती है। और इसके कारण जो नदी की तलहटी है वो कहीं पर ऊंची और कहीं पर नीची हो जाती है। और फिर जब इस ऊंची तलहटी से जल बिल्कुल खड़े ढाल के सहारे एकदम नीची तलहटी पे गिरता है, जैसे कि यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि ऊंची तलहटी से जल निचली तलहटी पे एक खड़े ढाल के सहारे गिर रहा है, तब इसे क्या कहा जाता है? जलप्रपात। तो बच्चों जलप्रपात क्या है? जब जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे नीचे गिरे तो इसे जलप्रपात कहा जाता है। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला में का एंजल है, यानी ये सबसे ऊंचा है। और भारत में भी कुछ नदियां जलप्रपात का निर्माण करती हैं। इनमें मुख्य है शरावती नदी पर जोग, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम और नर्मदा नदी पर कपिलधारा और धुआंधार। उसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी नदियां हैं जो जलप्रपात का निर्माण करती हैं। हमारी अगली आकृति है विसर्प। अब इसको समझने के लिए आप कई बार अगर आप अपनी फर्श पे आप पानी डालें तो आप देखेंगे कि पानी जो है वो कभी भी सीधा नहीं बहता, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर बहने लगता है। ऐसे ही जब नदियाँ
पर्वतों से यानी पहाड़ों से उतरकर नीचे मैदानों पे आती हैं, तब क्या होता है कि ये एक सीधे मार्ग पे ना चलकर टेढ़े मेढ़े रास्ते पर बहने लगती हैं। तो पर्वतों से जब उतरने पर नदियों का क्या होता है, वेग कम हो जाता है, इसी कारण वो सीधे रास्ते पे ना बहकर टेढ़े मेढ़े रास्ते पर बहती हैं। और जब वे टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बहती हैं, तब इन टेढ़े मेढ़े रास्तों को ही, देखिए ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो है, इस टेढ़े मेढ़े रास्ते को ही विसर्प कहा जाता है। अब इसे विसर्प क्यों कहा जाता है, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि इसकी जो आकृति है वो एक रेंगते हुए सांप यानी सर्प की भांति दिखाई देती है, जैसे आपको चित्र में दिख रही है, तब इसे विसर्प कहा जाता है। यानी नदी जब पर्वतों से उतरकर मैदानों में प्रवाह करती है और उसका वो सीधे रास्ते पर ना बहकर टेढ़े मेढ़े रास्ते पर बहती है, तो उसे क्या कहा जाता है, बताइए, विसर्प कहा जाता है। यानी उस आकृति को विसर्प कहा जाता है। अब हम जानते हैं डेल्टा। अभी आपने जाना कि पर्वतों से नदियाँ उतरकर मैदानों में आती हैं और वहाँ पर विसर्प जैसी आकृति का निर्माण करती हैं, और पर्वतों से मैदानों पर आने के बाद नदियाँ धीरे धीरे समुद्र की ओर बहना शुरू कर देती हैं। और जब वे समुद्र की ओर बहती हैं तो उन नदियों का जो वेग होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, उनका ढाल भी कम हो जाता है। और तब जो नदी अपने साथ मलबा लाई होती है, यानी नदी अपर्दन का कार्य करती है और अपर्दन के द्वारा वह बहुत सारे चट्टानों के टुकड़े कणों को अपने साथ लाती है। तो जब वो मलबा अपने साथ लाती है और वेग कम होने के कारण उस मलबे का वो भार नहीं उठा पाती, तब क्या करती है, वो उस मलबे का निक्षेपण करने लगती है और इसके निक्षेपण से डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, ये नदी है और ये समुद्र है। समुद्र में मिलने से पहले नदी विभिन्न धाराओं में बट गई है, किसके कारण, निक्षेपण के कारण, और इसके बीच में एक त्रिभुज जैसी आकृति बन गई है। यानी विभिन्न धाराओं के बीच में एक त्रिभुज जैसी आकृति बन जाती है। इसे क्या कहा जाता है, इसे डेल्टा कहा जाता है। और संसार की बहुत सारी नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं, और हमारे भारत में भी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन। और बच्चों, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है ये, विश्व का, यानी सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब हम जानते हैं कि भूमिगत जल द्वारा अपर्दन कैसे होता है। आप सभी जानते हैं कि जब वर्षा होती है तो पानी यानी वर्षा का जल रिस रिस कर ज़मीन के नीचे चला जाता है। ऐसे ही पहाड़ी स्थानों पर भी चट्टानों में अंदर की ओर चला जाता है। पहाड़ों में कहीं कहीं पर चूने की चट्टानें पाई जाती हैं, और जब ये वर्षा का जल चट्टानों में प्रवेश करता है और चूने की चट्टानों में रिस रिस कर जब ये अंदर पहुंचता है, तो क्या होता है, रासायनिक अपक्षय द्वारा चूना इसमें घुल जाता है और चूना पानी के साथ बह जाता है। तब इन चट्टानों के अंदर एक सुरंग बन जाती है, यानी गुफा, सुरंग या गुफा का निर्माण हो जाता है। अब इस बहने, चूने के बहने के कारण और इसके अपर्दन के कारण और फिर निक्षेपण के कारण इस गुफा में विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। सुरंग में, जो ये सुरंग दिखाई दे रही है आपको, इसमें इसकी छत पर जहाँ पानी टपकता है, इसकी छत पर जहाँ पानी टपकता है वहाँ पर चूना जमा हो जाता है, और इस चूना के जमा होने से ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही हैं गहरे भूरे रंग की, इन्हें क्या कहा जाता है, स्टैलेक्टाइट। इन आकृतियों को स्टैलेक्टाइट कहा जाता है। और इस स्टैलेक्टाइट के ठीक नीचे यहाँ देखिए, यहाँ पर भी यानी गुफा की सतह के में भी एक खंबे जैसा आकार बन रहा है। इस खंबे जैसे आकार का आधार जो है वो चौड़ा है, जबकि ऊपरी भाग थोड़ा सा पतला है। इस प्रकार की आकृति को स्टैलेग्माइट कहा जाता है। तो गुफा के ऊपर जहाँ पानी टपक रहा है वहाँ पर चूना जमा होने से स्टैलेक्टाइट बनती है, और जहाँ पर नीचे आधार बनता है, जहाँ गुफा का सतह है, वहाँ पर एक चौड़े आधार वाला और ऊपर पतला भाग जो बनता है, इसे स्टैलेग्माइट कहा जाता है।
और कभी कभी क्या होता है कि स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए, बड़े होते होते ये आपस में जुड़ जाते हैं, तब इस आकृति को क्या कहते हैं? हेलेक्टाइट। यानी जब स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट आपस में जुड़ जाएं तब उस आकृति को हम हेलेक्टाइट कहते हैं। और पर्वतीय भागों में जहाँ चूने की चट्टानें पाई जाती हैं और इस प्रकार की आकृतियाँ बन जाती हैं गुफाओं के अंदर, तब इस क्षेत्र को हम कास्ट स्थल कहते हैं। यानी पर्वतीय भागों में जहाँ पर चूने की चट्टानें पाई जाएं और इस प्रकार की आकृतियों का निर्माण हो जाए, उस क्षेत्र को हम कास्ट स्थल कहते हैं।